This is Dharmen Singh Tomar before you, and I am here to discuss a very important topic of English, that is tense. Friends, tense इंग्लिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूं, इस पे जब मैं चर्चा करने वाला हूं, ये टॉपिक न केवल बेसिक लर्नर के लिए बल्कि एडवांस लर्नर के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होगा। मैंने आपको भी फ्रेंड्स पहले भी बताया था कि मेरे जो वीडियोज होंगे वो इजी टू डिफिकल्ट होंगे, आसान से कठिन की ओर जाते हुए होंगे। आइए ज्यादा देर करते हैं हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है टेंस। आइए देखें फ्रेंड्स, टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसकी कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसकी अवधारणा पता होना चाहिए। टेंस की अवधारणा क्या होती है, वास्तव में टेंस होता क्या है। टेंस की अवधारणा के बारे में ज्यादा देर चर्चा न करते हुए थोड़ा सा टॉपिक में यहां लिखा है, इसको पढ़ के देखेंगे आप। टेंस क्या है? टेंस काल होता है। टेंस वास्तव में क्या है? टेंस वास्तव में एक टाइम है। टेंस क्या है? टाइम। किस चीज का टाइम है? टाइम है, टेंस समय है कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का। कर्ता अगर कोई कार्य करता है या कर्ता का किसी पर अधिकार है या कर्ता की स्थिति क्या है, इसके इन सभी के समय को जो प्रदर्शित करता है उसी को कहते हैं हम टेंस। अंग्रेजी में अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझना चाहें तो बोलते हैं टेंस शोज द टाइम ऑफ सब्जेक्ट, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। फ्रेंड्स, इसकी जो अवधारणा है टेंस की, केवल इतना ही जाने कि जो टेंस है वो एक समय है, और समय अलग अलग चीजों का होता है। प्रत्येक चीज के 3 समय होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। चीज सजीव हो या निर्जीव हो, सभी प्रकार की चीजों के समय 3 होते हैं। जैसे जो समय निकल गया है, भूतकाल, जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, और जो आएगा ये भविष्य काल। हिंदी में इस प्रकार से होता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, टेंस के जो काइंड्स होते हैं, टेंस के प्रकार रखे गए हैं, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के प्रकार। फ्रेंड्स, there are 3 kinds of tense. आपको पता होगा वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जो जिनमें सबसे पहला है, सबसे महत्वपूर्ण है, यह है प्रेजेंट टेंस। यानी वर्तमान काल। फ्रेंड्स, हिंदी में जो काल होता है, सबसे पहला काल होता है, उसमें भूतकाल होता है, क्योंकि वो पहले हुआ होता है। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, वर्तमान में ज्यादा होते हैं, वर्तमान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए पहला काल कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। और दूसरा होता है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। मतलब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, जो हो चुका है। फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, जो आगे आने वाला है, सब्जेक्ट के बारे में। आइए मैं इसको समझते हैं। ये जो टेंस है, अगर हमने इसकी डेफिनेशन को अगर देखा हो, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया हो, तो मैंने उसमें बताया है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य, कर्ता की स्थिति या फिर कर्ता के अधिकार के समय को जो प्रदर्शित करता है वही टेंस होता है। तो मैं तीनों चीजों को अलग अलग प्रकार से पढ़ाऊंगा। टेंस के कई प्रकार हो जाते हैं, कई प्रकार से टेंसेस को पढ़ाया जाता है। ये जो मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं, ये किसी गाइड या किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो मेरा व्यक्तिगत है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा, और जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी टेंसेस वास्तव में होते क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक बनाया है टाइम ऑफ सब्जेक्ट स्टेट,
यहां जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं, वो हमें कर्ता की जो स्थिति होती है उसके समय को बताएंगे। ये वाले कौन से टेंस होते हैं? ये टेंस हैं जो हमें कर्ता की स्थिति के समय को बताएंगे। अथवा इनको सिंपल टेंस भी बोला जा सकता है। आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इनके मैंने तीन खंडों में से बांट दिया है: प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल टेंसेस कैसे होते हैं उनको पहचानने के लिए आपको यह पहचान देखनी होगी। जो मैंने प्रयास किया है कि सरल से सरल भाषा में आपको मिले और बड़ी आसानी से आप उसको समझ सकें। आइए देखते हैं इस टेंस के वाक्यों में, यानी ये जो प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल है, इस टेंस के जो वाक्य होंगे उनमें हमें मुख्य क्रिया नहीं मिलती है। मुख्य क्रिया से मतलब कार्य का होना, किसी कार्य का होना हमें वहां नहीं मिलता है, यानी वाक्यों में कार्य का होना नहीं पाया जाता है। बल्कि इनमें हमें क्या मिलेगा? इन वाक्यों से हमें कर्ता की स्थिति यानी स्टेट का बोध होता है, अर्थात हमें कर्ता की स्थिति के बारे में पता चलता है। इतना क्लियर करें, इसकी जो पहचान है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करें। इसकी जो पहचान है वो ये है कि हमें यहां कोई कार्य का होना नहीं मिलेगा, वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा होगा। वाक्य में कार्य कैसे होता है वो मैं बताऊं आपको। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां एक वाक्य लिख रहा हूं, राम पढ़ रहा है। तो यहां राम सब्जेक्ट है और राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, यानी राम कुछ काम कर रहा है। लेकिन इस प्रकार के जो टेंस हैं, इस प्रकार के टेंस हैं, इनके वाक्यों में हमें किसी कार्य का होना नहीं मिलेगा। और इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए बेसिक लेवल पर हमें सिंपल सेंटेंसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सिंपल टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इससे आगे समझने के लिए आइए हम आगे। फ्रेंड्स, सिंपल टेंस को समझने के लिए अच्छी तरीके से सबसे पहले हमें पहचान को देखना होगा। पहचान जो आप देख चुके हैं, जो मुख्य बात है इस पहचान की वो ये है कि वाक्यों में किसी कार्य का होना नहीं मिलता है, अर्थात इनमें कोई कार्य नहीं होता है। बेसिक लर्नर के लिए ये बहुत उपयोगी है। टेंस की शुरुआत ही यहां से होती है, तो कृपया अच्छी तरीके से देखें, इसको समझने का प्रयास करें। एक वीडियो में टेंस की कंसेप्ट से लेकर टेंस बनाने तक का काम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, इस चार्ट को देखिए। फ्रेंड्स, चार्ट में कुछ लाइनें टेढ़ी मेढ़ी बनी है, तो उन पर कंसंट्रेट न करते हुए इसके कंटेंट पे कंसंट्रेट करें। यहां पे आगे देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। टेंस, पहचान, सहायक क्रियाएं। अब आप कहेंगे मैंने पहचान तो लिखा दी पहले ही, बिल्कुल पूरी जो पहचान थी वास्तव में वो मैं पहले ही लिखा चुका हूं, लेकिन टेंस वाइज पहचान भी जरूरी है। कई लोगों को दिक्कत रहती है, टेंस वाइज कैसे पहचानेंगे? टेंस तो 3 होते हैं, मैं तीनों टेंसेस एक साथ लेके चल रहा हूं। तो आप ध्यान देंगे, शायद आपको पहले से भी पता हो कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट की पहचान ही यही होती है कि वाक्य के अंत में इनमें से कोई एक शब्द मिलता है मिले, है मिले, हूं मिले या हो। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी मिलता है तो वो प्रेजेंट है। था, थी, थे में से कोई मिलता है तो वो पास्ट है। होगा, होगी, होंगे, इनमें से होगा, होगी और होंगे में से अगर कोई मिलता है तो वो फ्यूचर है। वाक्यों को बनाने के लिए जो क्रियाएं हेल्प करती हैं, इसलिए तो उनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो इन वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करेंगे उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने इधर लिखी है, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। जो प्रेजेंट के हैं टेंस, उन्हें बनाने के लिए हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे। फ्रेंड्स, कहां इज लगाएंगे, कहां आर लगाएंगे, कहां एम लगाएंगे, तो ये तो सिंपल चीज है, मेरे ख्याल से सारे लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो एक वीडियो है, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कहां पे क्या लगाना है। और पास्ट है, वाज लगाएंगे, वर लगाएंगे, और फ्यूचर है तो विल भी लगाएंगे और शैल भी। फिर भी मैं समझा देता हूं,
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी एक है तो इज लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी बहुत है, एक से अधिक है तो आर लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर आई है तो फिर हम क्या लगाएंगे, एम। इन द सेम वे अगर कंडीशन यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है तो वाज लगाएंगे, और अगर बहुवचन करता है यानी प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वर। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ्यूचर थोड़ा अलग है, फ्यूचर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां इसकी हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होती है, ये विल बी और शैल बी। यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, विल बी और शैल बी। यहाँ सिंगुलर या प्लूरल का ध्यान न रखते हुए हमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ध्यान रखना चाहिए। तो देखें, हमें केवल कंसंट्रेट करना है शैल बी पर। शैल बी का जो प्रयोग होता है वो केवल आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, और जो विल बी का यूज है उसका प्रयोग हम करते हैं सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। अर्थात आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट मिलेंगे तो उनके साथ किसका प्रयोग कर देंगे हम, विल बी का। आई थिंक यहां तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो टेंस है, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया था इसमें किसी कार्य का होना नहीं मिलता है। तो आप देखें, मैंने वाक्य लिखा है वह बहुत भूखा है, भूखा है, यहां सब्जेक्ट यानी वह है, वह सब्जेक्ट है, इसकी स्टेट यहां पे कैसी है कि यह भूखा है। यहां मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट के स्टेट का टाइम बताएंगे। वह भूखा है, कब भूखा है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां आप देखेंगे हम लोग उसके मित्र थे, हम लोग सब्जेक्ट हैं और हम लोगों की स्थिति क्या है, हम उनके मित्र थे, कब थे, समय बाद में बता रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की स्टेट, हम लोग सब्जेक्ट है, हमारी स्टेट का समय क्या था, पास्ट यानी भूतकाल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फ्यूचर के लिए देखेंगे, उसका भाई बहुत लालची होगा, उसका भाई यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ उसका भाई सब्जेक्ट है, और उसके भाई की स्थिति कैसी है, स्टेट, उसके भाई की स्टेट कैसी है, वो लालची है। और लालची कब, आगे होगा, भविष्य में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रेजेंट का लिया, एक पास्ट का लिया, एक फ्यूचर का लिया, इजीली हम समझ सकते हैं। इन सभी वाक्यों को अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि सब्जेक्ट की जो स्टेट होती है, स्थिति होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को पॉज करके इसके जो रूल्स हैं उनको नोट जरूर करते चलें। जैसे ही आप नोट करते चलेंगे, उनको एक दो बार देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, और यहां से आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत भी कर सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से चार्ट के माध्यम से, जो चार्ट बनाया था उसके माध्यम से आसानी से हम समझ सकते हैं कि कौन सा वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, कौन सा वाक्य है वो पास्ट सिंपल टेंस का है, और कौन सा है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का है। तो यहां तक जब हमारी बात क्लियर हो जाती है तो इससे आगे हम पढ़ते हैं हाउ टू ट्रांसलेट, वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। फ्रेंड्स, वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने से पहले हमें वास्तव में यह पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में वाक्य होते कितने प्रकार के, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो मित्रों में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये जो अंग्रेजी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इनका एक वीडियो में अलग से बना के, अगर पॉसिबल होगा तो इससे अगला जो वीडियो होगा वो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इससे संबंधित ही होगा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है ट्रांसलेट करने से पहले। तो फिर भी उसका वीडियो जब मिलेगा तो आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका रूल क्या होता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को छोड़ते ही हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर वाक्यों को हमें समझना है अच्छी तरीके से, ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें समझना होता है। सकारात्मक बात, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बनाने का जो रूल होता है वो ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो रूल है ये ग्रामेटिकल रूल है।
और इजीली समझाने के लिए मैंने एक नया डेवलप किया है, ये जो फॉर्मूला इसको कह सकते हो, ठीक है, इसको फॉर्मूला बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो। देखिए, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, ऐसे मतलब होता है कि ट्रांसलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से रट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, बड़ा सिंपल है, ठीक है। देखिए, एस से मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। हेल्पिंग वर्ब, एच वी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो आपने चार्ट देखा होगा उसमें उधर लिखी थी, प्रेजेंट की अलग होती है। फिर इसके बाद एडजेक्टिव को भी मैंने यहाँ पे रखा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई वाक्यों में आपको एडजेक्टिव मिल रहा है, जैसे वह बहुत भूखा है, भूखा, भूखा शब्द एडजेक्टिव है, विशेषता बतला रहा है उसकी, तो एडजेक्टिव है यहाँ पे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, कई बार एडजेक्टिव भी मिल जाता है, ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है, कई बार अकेला एडजेक्टिव मिल जाता है, अकेला ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो जो भी मिले, अगर दोनों मिल रहे हैं तो दोनों लगाएं, अगर एक मिल रहा है तो एक लगाएं। आइए कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखते हैं, वह बहुत भूखा है, बहुत भूखा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। देखिए, वह फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो फॉर्मूला हमसे कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट यानी वह ही। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टेंस किसका है, प्रेजेंट का, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। और बहुत की अंग्रेजी होती है वेरी हंग्री, इज वेरी हंग्री, हंग्री मीन्स होता है भूखा। दूसरे वाक्य की ओर हम बढ़ते हैं, यह मेरा घर है, यह की अंग्रेजी देखिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत वीडियो बनेगी पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर। अगर वास्तव में ग्रामर सीखना है तो पार्ट ऑफ स्पीच सीखनी ही होगी, तो उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यहां समझ लें, यह शब्द अगर आपको मिलता है तो आप इसके लिए दिस का यूज करते हैं, ठीक है। टेंस प्रेजेंट का है तो इसलिए इसका प्रयोग हो जाएगा, और दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। आप देखें, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्ट है। आप फॉर्मूले के देखिए, उस फॉर्मूले के अनुसार आप रखते जाएंगे और बाकी बनते चले जाएंगे। देखिए, अगला सेंटेंस है, हम लोग उसके मित्र थे। हम लोग की अंग्रेजी जो होती है वो वी होती है, ठीक है। वी टेंस पास्ट का है, थे लगा है, इसलिए टेंस किसका है, पास्ट का। तो वी बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ लगेगा वी वर। अब यहाँ उसके मित्र थे, उसके किसके, उसके वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम उसके लड़का मान लेते हैं तो हिज लगा देंगे, वी वर हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इजीली समझ रहे होंगे कि कितनी आसानी से इन बातों को बनाया जा सकता है। गाय एक पालतू जानवर है, गाय एक पालतू जानवर है, काऊ सिंपल प्रेजेंट का टेंस है इज। अ पेट एनिमल, पेट एडजेक्टिव है और एनिमल ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ ए का प्रयोग किया गया है, ये एक आर्टिकल है। अगर ऑब्जेक्ट काउंटेबल है और सिंगुलर है तो हमें ए या एन का प्रयोग करना होगा। आर्टिकल का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, और आर्टिकल का भी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, जहां से आर्टिकल्स को। अगले सेंटेंस को अगर हम देखेंगे, अगला है, वे सभी बड़े परिश्रमी थे, पास्ट का टेंस है, थे मिल रहा है, वे सभी यानी ऑल ऑफ देम, इसकी अंग्रेजी होती है ऑल ऑफ देम, वे सभी। पास्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वर्ब वेरी लेबोरियस। आप वीडियो को पॉज करके वाक्यों को नोट करें और देखते रहें। अगला वाक्य, उसका भाई बहुत लालची होगा, उसका भाई बहुत लालची होगा। उसका भाई हर फ्रेंड हो सकता है या हिज फ्रेंड हो सकता है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, उसका भाई। उसका भाई कितने हैं, सिंगल है, और थर्ड पर्सन है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, फ्यूचर का टेंस है, विल बी वेरी ग्रीडी, वेरी ग्रीडी। लालची की स्पेलिंग होती है ग्रीडी। अगला सेंटेंस है, अभी 7 बजे होंगे। फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे रूल्स की जरूरत होती है। ऐसे रूल्स, कहाँ इट लगाना है, कहाँ दिस लगाना है, इस चीज को भी समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बताना होगा आपको।
तभी आप प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूं कुछ मौखिक जिससे आप समझ पाएंगे। यहाँ पे बजे से संबंधित, मौसम से संबंधित, दिन, दिनांक, महीना या वर्ष या कोई सेलिब्रेशन हो, ऐसी कंडीशन मिल रही हो अगर वाक्य में, तो वहां आप इट सब्जेक्ट बनाए। तो यहां भी क्या होगा, सब्जेक्ट क्या बना देंगे, इट। बजे होंगे, होंगे यानी फ्यूचर का है, इट विल बी 7 o'clock नाउ। अभी की स्पेलिंग होती है नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग अच्छे धावक थे। थे यानी फ्यूचर का टेंस है। हम लोग की स्पेलिंग होती है वी। पास्ट का टेंस है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। गुड रनर, वी वर गुड रनर। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस बचे हैं, जैसे 1 और 2 मैं यहां बना देता हूं, आप देख पा रहे होंगे। अंगूर खट्टे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, अंगूर की स्पेलिंग होती है ग्रेप्स। प्रेजेंट का टेंस है, ग्रेप्स ज्यादा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। और खट्टा की स्पेलिंग होती है शॉर्ट, ग्रेप्स आर शॉर्ट। अगला है कल रानी का जन्मदिन था। मैंने आपको अभी बताया, जैसे कोई सेलिब्रेशन हुआ है, कोई चीज मनाई आपने, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, ऐसे जो सेलिब्रेशन है, ऐसी स्थिति में भी आप सब्जेक्ट इट बनाए। इट था, पास्ट का टेंस है, इट वाज रानी, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, रानीज बर्थडे। अब ऑफ कहां लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस कहां लगाते हैं, ये भी एक सेपरेट वीडियो में आपको मिलेगा। मैं धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। अगर आप निरंतरता से देखते हैं तो निश्चित ही आपकी ग्रामर बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, आपके ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिससे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। इट वाज रानीज बर्थडे और क्या लगा है इसमें, कल की स्पेलिंग यहां हो जाएगी यस्टरडे। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को रानीज बर्थडे वाज यस्टरडे या यस्टरडे वाज रानीज बर्थडे ऐसे भी बनाया जा सकता है। लेकिन ग्रामेटिकली बिल्कुल शुद्ध बनाने के लिए आपको इस वाक्य को इससे बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अगर आपने वीडियो अगर देखा है अच्छी तरीके से, पॉज कर करके रूल्स पढ़े हैं, समझे हैं, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें इसे। और ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, इसकी जरूरत कई लोगों को है, कई स्टूडेंट्स को है। तो प्लीज शेयर करें, इसको बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप उसका लाभ लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।